हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेन। नमस्कार, आप सबका अभिनंदन है, वंदन है। आज के टॉपिक है मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा था कि आज इन दिनों में बंगाल के नवाब पर एक सीरीज बना रहा हूं और इनमें 1760 की क्रांति, जिसे क्रांति नाम बेंसिटाट, जो तत्कालीन बंगाल का गवर्नर था, ने दिया। इतिहास में इसे कोटेशन मान करके क्रांति, जबकि क्रांति नाम की कोई ऐसी चीज नहीं हुई थी 1760 में। बस इतना हुआ था कि मीर जाफर को हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। अब इसके आगे मीर कासिम 1760 से 1763 तक शासक रहा, बंगाल का नवाब रहा। मीर कासिम एक योग्य था। यह बात और थी कि वह क्लाइव के दया पर बंगाल का नवाब बना, इसलिए उसने इस दया की कृतज्ञता के रूप में बर्दवान, चटगांव और मिदनापुर के 3 जिले अंग्रेजों को दे दिए, क्लाइव को दे दिए, ताकि अब इनके राजस्व से मालामाल रहें। और इनसे छुटकारा पाने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर ले गया, कोडिया मुंगेर। अब मुंगेर में न केवल राजधानी स्थानांतरित किया, बल्कि वहां तोपखाने का निर्माण शुरू करा दिया। तोड़दार जो बंदूकें थी उस समय प्रचलित, उसके निर्माण शुरू करा दिया। भारतीय सिपाहियों की यूरोपीय सैनिकों की तरह प्रशिक्षण किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक बढ़िया प्रशिक्षक रखा और उस प्रशिक्षक का नाम था जर्मन प्रशिक्षक। एक जर्मन प्रशिक्षक रखा जिसका नाम था वाल्टर रिनहार्ड। वाल्टर रिनहार्ड ने मीर कासिम के सेना को यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित किया और ये प्रशिक्षित सैनिक फिर आर्मेनियन गुर्गिन खां के नेतृत्व में नियंत्रित किए जाने लगे। यानी एक तरह से मीर कासिम बंगाल की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास करता है। सारी तैयारी करने के बाद उसने एक और महत्वपूर्ण काम किया, जमींदारों के कान ऐंठना शुरू किया, क्योंकि उसमें जमींदार बहुत बिगड़ गए थे। उनमें से एक बिगड़ा हुआ जमींदार था बिहार का राम नारायण को उसने न केवल पदच्युत किया, बर्खास्त किया, बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। इससे जमींदारों में एक भय व्याप्त हो गया। जमींदार बकाये धन की वसूली के लिए जो लगाए गए अधिकारी थे उनको धन देने लगे, उसके राजस्व व्यवस्था में धन जमा होने लगा। बंगाल थोड़ा फिर से अब मालामाल होने लगा। मीर कासिम की आर्थिक नीति बहुत बढ़िया रही, बट यहां एक ट्विस्ट आया। उसने दस्तक प्रथा 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने दिया था अंग्रेजों को कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसको दिखा करके व्यापार कर सकते हैं टैक्स फ्री, जिसमें आपको टैक्स नहीं देना होगा। और वो दस्तक अंग्रेज भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे, यानी दस्तक का दुरुपयोग शुरू हो गया था। इससे अंग्रेज व्यापारी तो टैक्स देते नहीं थे, भारतीय व्यापारी भी टैक्स देना बंद कर दिए थे, लिहाजा खजाने में धन आना बंद हो गया था। इन्हीं परिस्थितियों में दस्तक प्रथा को समाप्त करने के लिए मीर कासिम ने तत्कालीन बंगाल नवाब बेंसिटाट को पत्र लिखा। और पत्र में क्या लिखता है कि आपके सेना, आपके अधिकारी हमारे कर्मचारियों को परेशान करते हैं। आर्थिक रूप से जो हर व्यक्ति 100 रुपए लगान भूमि कर देता है, उसे 5 रुपए न देने के लिए भी बंदी बना लिया जाता है। इस तरह से हमारी प्रजा में भय व्याप्त है, लिहाजा ये दस्तक प्रथा समाप्त होनी चाहिए। यह पत्र लिखता है। बेंसिटाट इस पर समझौता करने को राजी भी हो जाता है, और राजी होने का उस कारण और भी था कि 1762 में उसने व्यापारिक चुंगी हटा दिया था। मीर कासिम ने व्यापारिक चुंगी हटा दिया था। इससे भारतीय व्यापारी और अंग्रेज व्यापारी लगभग एक बराबर हो गए थे, दोनों को टैक्स देना पड़ गया था। अब दस्तक के दुरुपयोग के लिए जब बेंसिटाट समझौता करने को तैयार हो गया कि हम ऐसा होने से परहेज करेंगे, तो कलकत्ता काउंसिल, जिसका गवर्नर पर अधिकार होता था, ने इनकार कर दिया। कलकत्ता काउंसिल ने कहा कि अब हम दस्तक का प्रयोग बंद नहीं करेंगे। ऐसा कैसे कह सकता है कलकत्ता काउंसिल? ऐसा इसलिए कह सकता है क्योंकि कलकत्ता काउंसिल को पता है कि यहाँ के बंगाल को बनाना और हटाना हमारे अधिकार में है, इसलिए वो अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ऐसा कहा। लिहाजा ये तेज तर्रार मीर कासिम ने
कड़ाई के साथ 1763 में दस्तक प्रथा बंद कर दिया। तब अंग्रेजों का नाराज होना लाजमी था और इसी नाराजगी में पटना के जो कारखाना था उसके अध्यक्ष एलिस थे। एलिस ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया और कासिम को हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया। लिहाजा 1763 में काशी को ये बंगाल के नवाब पद से हटा दिया गया, मीर कासिम को। अब मीर कासिम जब बंगाल का नवाब नहीं रहा तो ये बौखला गया, ये मरने मारने पर उतारू हो गया, जिसका परिणाम ये निकला कि बक्सर युद्ध 1764 के पहले 3 युद्ध होते हैं। उनमें से एक है जुलाई में कारवां का युद्ध। कारवां का युद्ध मैडम स्मिथ ने लड़ा था, ये अंग्रेजी सेनापति था। इसमें मीर कासिम को पराजय का मुंह देखना पड़ा। जुलाई के बाद, कारवां युद्ध के बाद 1 महीने बाद लगभग सितंबर में एक दूसरा युद्ध हुआ जिसको गिरिया का युद्ध कहते हैं। ये भी मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ। इसमें भी मीर कासिम हार गया। अगले महीने अक्टूबर में फिर एक युद्ध हुआ, उधौनौला का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में मीर कासिम और अंग्रेज दोनों आमने सामने थे। यहां पर मीर कासिम बुरी तरह पराजित हुआ। तो कारवां युद्ध जुलाई में, गिरिया युद्ध सितंबर में और उधौनौला युद्ध अक्टूबर में। इस 3 युद्ध को लड़ते लड़ते मीर कासिम टूट गया और वो बौखला कर पटना की ओर भागा। लेकिन वो अपने गुस्से में लगभग समरू नामक एक जर्मन की मदद से 200 अंग्रेजों की हत्या कर दी। ये बहुत बड़ी घटना है 1763 का। इसके बाद अंग्रेज बौखला गए और मीर कासिम को गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। लेकिन वह भाग करके अवध नवाब शुजाउद्दौला के दरबार में गया, जहां आगे की रणनीति तय होती है, कैसे बक्सर की लड़ाई लड़ी जाती है। और इस लड़ाई में यदि मीर कासिम सफल हो जाता तो भारत का इतिहास कुछ और होता, मगर दुर्भाग्य कि यहाँ वो सफल नहीं हो सका, जिसका हम अगले खंड में वर्णन करेंगे। तो हम इससे घटना से पाते हैं कि ऐसा नहीं कि भारत में योग्य शासकों की कमी थी, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे कोई भी थे। इन योग्य शासकों के पास युद्ध तकनीकी भी था, साहस भी था, दूरदर्शिता भी था, बुद्धि भी थी, समझ भी थी, लेकिन एक चीज नहीं था, वह था प्रजा का सहयोग। और इस प्रजा के सहयोग के लिए यही कारण होता था कि जब अंग्रेज कोई कूटनीति करके किसी व्यक्ति विशेष या अधिकारी को मिला लेते थे तो शासक पूरी तरह कट जाता था। प्रजा उसके साथ जुड़ी नहीं रहती थी कि विद्रोह करे। और यही कारण था कि बड़ी आसानी से नवाब हटाए जाते थे और रखे जाते थे। यानी चेहरा दिखाया जाता था कि आपके भारतीय नवाब ही हैं, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में होता था। तो आज ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। मीर कासिम 1760 से 1763। मीर कासिम इस समय अवध नवाब शुजाउद्दौला के दरबार में पहुंच चुका है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।